सिमरन एंड आज आपकी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है। आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगी, पूरा आप लोग के एग्ज़ाम का फॉर्मेट, दैट इज़ जो आप लोग का 80 मार्क्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम आएगा उसका फॉर्मेट डिस्कस करूँगी। एंड उस फॉर्मेट के डिस्कस करने के साथ साथ ही मैं आप लोग को पूरा सिलेबस बताऊँगी। मैं ऐसे नहीं करने वाली कि ये चैप्टर है इनको टिक कर लो, दैट्स बिकॉज इसमें आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बताऊँगी एंड उसके साथ साथ मैं आप लोग को सिलेबस बताऊंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग के पास एक कॉपी और एक पेन हो ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट उसके अंदर नोट कर लें। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट जो कि मुझे आज के वीडियो में कवर करना था, दैट इज़ अब आप लोग 9th में आ चुके हैं एज ऑल ऑफ यू नो। एंड जैसे ही बच्चे 9th में आ जाते हैं उनके साथ मेजर प्रॉब्लम यही रहती है कि मैम इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा, 80 मार्क्स का पेपर उन्होंने अटेम्प्ट करा, वो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी उनके 60, 65, 55 इतने मार्क्स आते हैं, 70 भी बहुत बच्चों के नहीं आ पाते हैं इंग्लिश में। दैट्स बिकॉज आप लोग का जो इंग्लिश का पेपर है 80 मार्क्स का, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 20 मार्क्स की रीडिंग स्किल्स, 30 मार्क्स की राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर एंड 30 मार्क्स की लिटरेचर। ओके, एज यू कैन सी हियर 80 मार्क्स का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। रीडिंग स्किल्स के अंदर आप लोग के अनसीन पैसेजेस आते हैं। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल्स के अंदर आप लोग की स्टोरी राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ये सब आता है। और ये सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट अभी सिर्फ मैं आप लोग को एक ओवरव्यू देने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। और ग्रामर आप लोग को पता ही है। उसके बाद 30 मार्क्स की आती है लिटरेचर, दैट इज़ जो आप लोग बुक्स पढ़ के जाते हैं, जो चैप्टर्स, जो स्टोरीज, जो पोएम पढ़ के जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स का आता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा साल सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पढ़ते हैं। दैट इज़ पूरा साल वो सिर्फ पोएम्स पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे जो उनको स्कूल में पढ़ाई गई है। ओके, तो वो पूरा साल सिर्फ इन 30 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। एंड बाकी ये इस सेक्शन के लिए वो पढ़ते ही नहीं है, ना वो रीडिंग सेक्शन के लिए पढ़ते हैं, ना वो राइटिंग सेक्शन के लिए पढ़ते हैं, ना वो ग्रामर सेक्शन के लिए पढ़ते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आप 80 में से पढ़ के ही 30 मार्क्स का जाएंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके 80 में से 65 से अबव मार्क्स आ जाएं। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप लोग 80 में से सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज, पोएम्स ये सब पढ़ के जा रहे हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में, तो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में 80 में से 75 या फिर 80 में से 70 मार्क्स आएँ। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, इन सब की प्रैक्टिस करके जाएँ। एंड ये जो सब हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, अगर आप लोग ग्रामर के टॉपिक्स उठा के देखेंगे क्लास 9 CBSE में, तो आप लोग देखेंगे कि ग्रामर बहुत वास्ट है, ठीक है। आप लोग को टॉपिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेज, डिटर्मिनर्स, प्रपोजिशंस। ओके, ये इतने सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड ये एक एक टॉपिक इतना वास्ट है कि बच्चों को नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली इन टॉपिक्स में से पढ़ना क्या है, बिकॉज ग्रामर अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, राइट। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स जब भी मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। सिर्फ उस लेवल की ग्रामर कवर करवाऊंगी जितनी आप लोग के क्लास 9th में रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। मैं आप लोग को रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सबके बारे में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें एक 5 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है, एक 5 नंबर का सिंपल सा लिटरेचर का क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, पर उस क्वेश्चन में 5 में से 5 नंबर बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर इंग्लिश में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 नंबर में से सबसे पहले आप लोग के फ्लुएंसी के मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पेलिंग्स के मार्क्स होते हैं, उसके अलावा को रिलेशन के मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेज में आपस में कितना अच्छा को रिलेशन है, इस चीज़ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से उन 5 मार्क्स में 1 नंबर एक्यूरेसी का हो गया, 1 नंबर कोरिलेशन का हो गया, ऐसे करके डिवाइडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को थ्रू आउट दिस कोर्स पूरा बताऊंगी ताकि यू कैन ईजिली स्कोर 90-95% मार्क्स इन योर इंग्लिश। ओके, तो अब
स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, दैट इज़ रीडिंग सेक्शन। ओके, रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। रीडिंग सेक्शन में आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, दैट इज़ 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई पोएम्स नहीं पूछी जाएंगी, 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। एक पैसेज होगा 8 मार्क्स का और एक पैसेज होगा 12 मार्क्स का। ओके, तो जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 होगा दैट विल बी फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज का क्या मतलब होता है? देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, डिस्कर्सिव पैसेजेस एंड फैक्चुअल पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेजेस में क्या होता है, एक टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेल ले लिया, ठीक है, या फिर किसी मूर्ति के बारे में टॉपिक ले लिया, ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं फैक्चुअल पैसेज में। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ फैक्चुअल पैसेज का। यू कैन सी हियर, ये जो फैक्चुअल पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू अ मूर्ति, ठीक है, अ स्कल्पचर। ठीक है, ये जो फैक्चुअल पैसेज है ये पूरा का पूरा एक मूर्ति के बारे में बताता है। उसका नाम है द डांसिंग गर्ल। ठीक है, पहले के टाइम पे दैट इज मोहनजोदाड़ो के टाइम पे एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई गई थी जो कि बहुत ही छोटी सी थी और बहुत प्रिटी थी। ठीक है, इस पूरे फैक्चुअल पैसेज में सिर्फ उसी मूर्ति के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है थ्रू आउट दी पैराग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी फॉरेस्ट से रिलेटेड पैराग्राफ ले लेंगे, कभी वेल से रिलेटेड ले लेंगे, कभी किसी बहुत ही अजीब से जानवर से रिलेटेड पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक है, और उसी के बारे में पूरे के पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को फैक्ट बताते रहेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज फैक्चुअल पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का 8 मार्क्स का होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फैक्चुअल पैराग्राफ। उसके अंदर आप लोगों के 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे। उन 8 क्वेश्चन में से आप लोगों के 6-7 क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और बाकी आप लोग के एक क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू द मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पैराग्राफ दे दिया जाएगा। जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमंग इन पैराग्राफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को वर्ड दे दिया अमंग और आप लोग को बता दिया कि पैराग्राफ 1 में से ऐसा कोई वर्ड ढूंढो जिसका मतलब अमंग के जैसा हो। ओके, इस क्वेश्चन के अलावा बाकी जितने भी 6-7 क्वेश्चंस हैं आप लोग के क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा फैक्चुअल पैसेज से रिलेटेड, जिसके अंदर आप लोगों के 8 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उन 8 क्वेश्चंस के अंदर से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू दी फाइंडिंग ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी रिलेटेड टू दी डिस्कर्सिव पैसेज। ओके, नाउ फैक्चुअल पैसेज का मतलब मैंने आप लोग को समझा दिया कि एक ही टॉपिक के बारे में, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया जाता है, राइट। बट डिस्कर्सिव पैसेज में ऐसा नहीं होता। डिस्कर्सिव पैसेज जो होते हैं वो फैक्चुअल पैसेजेस के कंपैरिजन में थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि डिस्कर्सिव पैसेज में एक पैरा में आपको कुछ बोलेंगे, दूसरे पैरा में अचानक से टॉपिक ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है उसके अंदर फैक्चुअल पैसेज जैसा नहीं होता कि एक ही टॉपिक के बारे में बोले जा रहे हैं। डिस्कर्सिव पैसेज में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में एक साथ आप लोग को बता देते हैं, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग और कंफ्यूजिंग होता है एज कम्पेयर टू फैक्चुअल पैसेज। ओके, और ये जो डिस्कर्सिव पैसेज आप लोग का आएगा ये फैक्चुअल पैसेज से बड़ा भी होगा। फैक्चुअल पैसेज जो है वो 320 इतने वर्ड्स का होता है, वाइल एज डिस्कर्सिव पैसेज जो है वो 350 to 370 वर्ड्स का होता है, राइट। तभी डिस्कर्सिव पैसेज 12 मार्क्स का आता है आप लोग के एग्जाम में। अच्छा, अब ये 12 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के 4 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के। ओके, वो 4 क्वेश्चंस होंगे रिटन क्वेश्चंस, दैट इज कोई मल्टीपल चॉइस नहीं, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये पूरा का पूरा जो है दैट इज डिस्कर्सिव पैसेज, दिस इज डिस्कर्सिव पैसेज। एंड इसके अंदर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस जो हैं दीज आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनके अगर मैं मार्क्स को टोटल करूँ तो 2+2+2+2 दैट इज़ 8। तो 8 नंबर के आप लोग के पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ओके, उसके बाद 4 और क्वेश्चंस होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं एंड मीनिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। जब मैं आप लोग को अनसीन पैसेजेस कराऊंगी तो मैं आप लोग को प्रॉपर ट्रिक बताऊंगी कैसे आप लोग को अनसीन पैसेजेस अटेम्प्ट करने हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में। ओके, तो अभी के लिए आप लोग को सिर्फ ये समझना है डिस्कर्सिव पैसेज जो है दैट इज़ ऑफ 12 मार्क्स। उस 12 मार्क्स के अंदर से सबसे पहले आप लोग के पास 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, एंड उसके बाद 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। ओके, सो दैट इज़ इट। सेक्शन ए खत्म हो चुका है, दैट इज़ रीडिंग सेक्शन खत्म हो चुका है। रीडिंग सेक्शन में आप लोग के पास 2 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का। 8 मार्क्स वाले पैसेज को बोलते हैं फैक्चुअल पैसेज एंड 12 मार्क्स वाले पैसेज को बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। ओके, नाउ कम्स सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन बी है रिलेटेड टू दी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। अकॉर्डिंग टू मी तीनों सेक्शंस के अंदर से सबसे ज़्यादा मेहनत जिस सेक्शन में आप लोग को करनी है दैट शुड बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, क्योंकि अगर आप लोग इस सेक्शन में मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग के बाकी दोनों सेक्शंस बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे। मतलब बाकी दोनों सेक्शंस में मिनिमम मार्क्स कटेंगे अगर आप लोग ये सेक्शन ढंग से पढ़ लेंगे तो। दैट्स बिकॉज इस सेक्शन में राइटिंग भी आ जाती है। दैट इज़ इस सेक्शन को अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को लिखना भी आ जाएगा, लिखने का पैटर्न भी पता चल जाएगा, और ग्रामर भी आ जाती है। ग्रामर मतलब कि बहुत सारे बच्चे देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट टेंस में, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट राइटिंग इनटू प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद वो लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते 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 फ्यूचर टेंस पे आ जाते हैं एंड देन एंड में वो वापस पास्ट टेंस पे आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट वॉट यू आर सपोज टू डू। आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अभी मैं आप लोग को थ्रू आउट द कोर्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट अभी आप लोग को प्राइमरीली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आप लोग कुछ भी स्टार्ट करें, स्टोरी राइटिंग, लेटर, कोई क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ भी लिखें, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो पूरी चीज़ दैट इज़, अगर आप लोग आंसर लिख रहे हैं तो वो, स्टोरी लिख रहे हैं तो वो, लेटर लिख रहे हैं तो वो, आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो पूरी चीज़ एक ही टेंस में होनी चाहिए, बीट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप लोग को बीच बीच में टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप लोग राइटिंग और ग्रामर सेक्शन ढंग से कर लेते हैं तो बाकी दोनों सेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोग को टेंसेस के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए थे जो कि सेक्शन ए के हैं। नाउ सेक्शन बी में आता है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग के पास चॉइस होगी इन इनफॉर्मल लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, दोनों का क्या मतलब होता है मैं आप लोग को बता दूंगी, बट आप लोग को अभी के लिए ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस होगी या तो इनफॉर्मल लेटर करना पड़ेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 आप लोग का 10 मार्क्स का आएगा। ओके, सबसे पहले आते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर आप लोग को पता होगा, लेटर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल लेटर जो है वो उन लोग को लिखा जाता है जो कि जनरली हायर पोजीशंस पे हों। फॉर एग्जांपल आप लोग के प्रिंसिपल्स, अगर कोई किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उनके बॉसेस, उनको लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। और अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिलीज़, इनको लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग के क्लास 9th में इनफॉर्मल लेटर है और 10th में फॉर्मल लेटर है। दैट इज़ अभी के लिए क्लास 9th के लिए आप लोग को इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। दैट इज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को लेटर लिखने के लिए आएगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब, देखो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब आप लोग को किसी प्लेस, किसी पर्सन या फिर किसी इवेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया नरेंद्र मोदी की फ़ोटो। ठीक है, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो दे दी और आप लोग को बोला कि इस पे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, राइट। उसके अलावा आप लोग को एक इवेंट की समरी बता दी, लाइक यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल, आई कैम्प से रिलेटेड आप लोग को उस इवेंट की समरी बता दी कि भाई आई कैम्प हुआ है, उसके बारे में तुम डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आप लोग उसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन के देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोग के लिए निकाले थे। दैट इज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टमैन, आप लोग की लोकेलिटी में जो पोस्टमैन आता है उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस से रिलेटेड पैराग्राफ आ सकते हैं, दैट इज आप लोग के स्कूल को डिस्क्राइब करने का, लोकेलिटी को डिस्क्राइब करने का, सिटी को डिस्क्राइब करने का पैराग्राफ आ सकता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट से रिलेटेड भी पैराग्राफ आ सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, इसके अंदर आप लोग को यहाँ तो छोटा सा क्लू दे देंगे, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर दे देंगे। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी की पिक्चर दे दी, राइट, या फिर कोई गार्डन का सीन दे दिया, ठीक है। अब उस गार्डन के सीन में बोला डिस्क्राइब द इवेंट, ओके। तो इस तरीके से या फिर छोटा सा क्लू दे देंगे या फिर कोई पिक्चर दे देंगे, ओके। सो दैट इज इट। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स के बारे में मुझे आप लोग को इतना ही बताना था। द रेस्ट we will cover when we will study the descriptive paragraph, okay। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों के पास चॉइसेस होंगी, दैट इज़ 2 चीज़ें होंगी, उसके अंदर से आप लोग को एक ही अटैम्प्ट करना है, बट वो दोनों ही ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग होगा। दैट इज़ आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर दोनों ही स्टोरी राइटिंग के ऑप्शंस होंगे, एंड आप लोग को कोई भी एक परफॉर्म करना है, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में जितने भी बच्चों को मैंने आज तक देखा है वो मेजर मिस्टेक यही करते हैं कि वो लोग स्टोरी को पास्ट टेंस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग जो भी स्टोरी लिखें वो पास्ट टेंस में लिखें। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी बनाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इज़ नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक वो बिल्कुल ऐसी स्टोरी बनाते हैं विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप लोग को स्टोरी राइटिंग में 2 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज़ आप लोग को पूरी स्टोरी राइटिंग जो है वो पास्ट टेंस में करनी है, और आप लोग को थोड़ी सी सेंसिबल स्टोरी बनानी है, ठीक है। डेफिनेटली जब स्टोरी राइटिंग करेंगे देन आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स, बट अभी मैं आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सेक्शन बी में मैंने अभी तक क्या बताया। सबसे पहले आप लोग के क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चॉइसेस होंगी बिटवीन इनफॉर्मल लेटर एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग के पास 2 स्टोरीज होंगी जिसके अंदर से आप लोग को कोई भी एक स्टोरी लिखनी होगी, ओके। अब आप लोग के सीबीएसई के सिलेबस में ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, राइट। ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया व्हाट आर टेंसेस, या फिर आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज पैसिव वॉइस, नो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनसे कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनसे क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग के ग्रामर सेक्शन में अलॉन्ग विद द ग्रामर सेक्शन राइटिंग सेक्शन में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को स्टोरी लिखनी है, ठीक है, स्टोरी लिखनी है जिसके अंदर आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई शुड कॉल माई मदर, ठीक है, और आपको ये चीज़ किसी और को बतानी है, ओके। मतलब कि जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ आपको जाके किसी और को रिपोर्ट करनी है, राइट। तो आप लोग क्या बोलेंगे, शी सेड दैट शी शुड कॉल हर मदर, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसने बोला कि उसको अपनी मम्मी को कॉल करना है, राइट। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में काम नहीं आती है, ठीक है। आप लोगों के स्टोरी राइटिंग में, क्वेश्चन एंड आंसर्स में, लेटर्स में, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, आंसर्स लिखने में, जनरली ये जो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं ये पूरे पेपर में आप लोग को काम आएंगे, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ आप लोग को मेरे साथ जो भी मैं पढ़ाऊँ रोज़ वो पढ़ना है, ओके। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच का। आई माइट बी लेट, ओके, मैंने बोला कि आई माइट बी लेट। अब आपको ये चीज़ किसी और को जाके रिपोर्ट करनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, शी सेड दैट शी माइट बी लेट, उसने बोला कि वो लेट हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डेफिनेटली जब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तब ये चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ओके। बट अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए, सिर्फ कोर्स से फेमिलियर कराने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, ओके।
अब आप लोग के ग्रामर में एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसी चीज़ को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, और वर्ब मतलब कि कोई भी काम, राइट, खाना पीना, उठना, जंप करना, बैठना, रोना, हंसना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ राहुल प्लेज। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, 2 वर्ड का सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज राहुल, क्योंकि राहुल के बारे में बात की जा रही है, राइट। एंड वर्ब क्या है? प्लेज, राइट, प्लेज, क्योंकि प्लेज इज एक्शन। ठीक है, कोई भी काम है। उसके अलावा मैं बोलूँ रानी इज ईटिंग, तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? रानी के बारे में बात की जा रही है। तो रानी इज द सब्जेक्ट एंड ईटिंग इज द वर्ब, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और कभी भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब मैनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ डॉग, ठीक है, तो डॉग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और डॉग्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि डॉग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है वाइल एज डॉग्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है? बेसिक सी चीज़ है, डॉग के पीछे एस नहीं लिखा हुआ है इसलिए वो सिंगुलर है, वाइल एज डॉग्स के पीछे एस लिखा हुआ है इसलिए वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप लोग याद करो मैंने आप लोग को क्या बताया था, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अब वर्ब के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी वर्ब के पीछे एस लगाऊं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, और अगर मैं किसी वर्ब के पीछे एस नहीं लगाऊं तो वो प्लूरल वर्ब हो जाता है, राइट। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ, देखो ईट और ईट्स। ठीक है, ईट जो है वो प्लूरल वर्ब होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, ईट के पीछे एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ईट जो है दैट विल बी प्लूरल वर्ब, राइट। वाइल एज ईट्स के पीछे एस लिखा हुआ है, अब क्योंकि ईट्स के पीछे एस लिखा हुआ है तो ईट्स विल बी अ सिंगुलर वर्ब, राइट। तो अभी तक मैंने आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब में क्या बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को उसके बाद बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, डॉग जो है दैट विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज डॉग के पीछे एस नहीं है, वाइल एज डॉग्स विल बी अ प्लूरल सब्जेक्ट क्योंकि डॉग के पीछे एस है। ठीक है, ईट विल बी अ प्लूरल वर्ब क्योंकि वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, वर्ब के केस में जिसके पीछे एस होता है दैट विल बी अ सिंगुलर वर्ब और जिसके पीछे एस नहीं होता दैट विल बी अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ईट्स जो है दैट विल बी अ सिंगुलर वर्ब और ईट विल बी अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी द डॉग्स ईट द फूड। ठीक है, और लिखूंगी मैं द डॉग ईट्स द फूड। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि याद करो मैंने आप लोग को एक रूल बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, राइट। तो देखो डॉग्स जो है दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड डॉग्स के साथ प्लूरल वर्ब आया है दैट इज ईट। ठीक है, वाइल एज डॉग जो है दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है ईट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं,
माई मॉम रिस्पेक्ट्स मी, माई मॉम एंड डैड रिस्पेक्ट मी। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो सब्जेक्ट है दैट इज मॉम। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब के पीछे हमेशा एस लगता है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्ट्स आया। ठीक है, वाइल एज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है। मॉम एंड डैड दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, वो प्लूरल हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। तो मॉम एंड डैड जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं एंड उसके बाद रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर वर्ब है। तो क्योंकि मॉम एंड डैड प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसलिए वर्ब जो है वो यहाँ पर प्लूरल आएगा। वर्ब जो है उसके पीछे एस नहीं आएगा, राइट। वर्ब में सिर्फ रिस्पेक्ट आएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल, द स्काई डाइवर जम्प्स आउट ऑफ द एयरप्लेन एंड द स्काई डाइवर्स जंप आउट ऑफ द एयरप्लेन। ठीक है, आप लोग खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि स्काई डाइवर के साथ जंप्स क्यों आया और स्काई डाइवर्स के साथ जंप क्यों आया। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, यहाँ पर स्काई डाइवर जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है दैट इज़ जंप्स, राइट। और स्काई डाइवर्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा है दैट इज़ जंप। मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता पीछे और सिंगुलर वर्ब में एस लगता है पीछे। ठीक है, स्काई डाइवर्स जंप और स्काई डाइवर जंप्स। ओके, इसका रीज़न आप लोग को समझ आ गया होगा, राइट। तो देखो ये जो मैंने आप लोग को अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा समझाया, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ग्रामर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। इसके अलावा ग्रामर में बहुत सारे और टॉपिक्स हैं दैट इज़ मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स दैट इज़ कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शल, शुड, मस्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन सारे मॉडल्स की तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि कभी भी आप लोग किसी टीचर से पढ़ेंगे तो ये मॉडल्स जो है क्या होता है ना, टीचर्स स्टार्ट कराएंगी कैन, अब वो लिखवाती हैं कि कैन इन सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है, कुड इन सिचुएशन में यूज़ होता है, मे, माइट, सब इन सिचुएशंस में यूज़ होता है। वो पूरा आई कैन गिव यू 40 to 50 पेज नोट्स ऑन दिस टॉपिक। बट द थिंग इज़ इतने सारे नोट्स पढ़ने से आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, द मेन थिंग जो कि मॉडल्स के अंदर पता होनी चाहिए दैट इज़ दो मॉडल्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ वुड और कुड। आप में से कितने लोगों को पता है कि वुड कहाँ पे यूज़ होता है और कुड कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, वुड और कुड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वुड की जगह कुड क्यों नहीं यूज़ करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दैट इज़ मॉडल्स के बीच का कंपैरिजन मैं आप लोग को बताऊंगी, राइट। क्योंकि ऐसे ही एक मॉडल लिखवाना और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये लिखवा देना, इससे आप लोग को मॉडल्स नहीं आने वाले। तो ग्रामर के अंदर करेक्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज़ ग्रामर पे आप लोग 10 घंटे भी लगा देंगे और आप लोग को कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। तो ग्रामर के अंदर अगर आप लोग राइट स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेके पढ़ते हैं, तो ही आप लोग को चीज़ें समझ आने वाली है। अदरवाइज़ आप लोग अगर 24 घंटे भी ग्रामर लेके बैठे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। अब यहाँ पर कुड और वुड में छोटा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो सेंटेंसेस लिए हैं दैट इज़ रोहन कुड प्ले द क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि रोहन क्रिकेट खेलने जा सकता है, राइट। वाइल एज रोहन वुड प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि रोहन जो है वो क्रिकेट खेलने जाएगा ही जाएगा, राइट। अब ये जो है ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोग को वुड और कुड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आगे जब मैं आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तब और एग्जाम्पल्स दूंगी और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक, ओके। इसके अलावा भी ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं दैट इज़ पैसिव वॉइस है, देन आप लोग के पास डिटर्मिनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल के अंदर एन इज़ अ डिटर्मिनर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है लेकिन डिटर्मिनर्स बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्लॉजेज हैं, प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं,
प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो एक सेंटेंस के नाउन को उस सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, नाउन मतलब किसी का भी नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में नाउन क्या है? नाउन है कैनेडा, क्योंकि वो किसी प्लेस का नाम है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में टू वर्ड जो है वो बाकी पूरे सेंटेंस को नाउन के साथ जोड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए टू एक प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है? ऐसा वर्ड जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को नाउन के साथ जोड़े, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। ठीक है, यहाँ पर टाउन इज द नाउन, ठीक है, और आउट ऑफ इज द प्रेपोजिशन। ओके, तो ये जो प्रेपोजिशन है ये पूरे सेंटेंस को नाउन के साथ जोड़ रहा है, राइट। तो प्रेपोजिशंस भी आप लोग के सिलेबस में हैं, डिटर्मिनर्स आप लोग के सिलेबस में हैं, क्लॉजेस आप लोग के सिलेबस में हैं, टेंसेस आप लोग के सिलेबस में हैं। देखो टेंसेस जो हैं, टेंसेस एक टॉपिक है जो कि इतना वाइड है कि अगर कोई पढ़ाना चाहे तो टेंसेस एक हफ्ते तक पढ़ा सकता है डेली। ठीक है, बट द थिंग इज़ आप लोग के काम जितना आ रहा है, ठीक है, आप लोग के जितना नीड है उतना ही मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप लोग का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो, ताकि आप लोग 90 to 95% आराम से अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें, राइट। तो मैं आप लोग को अभी कुछ देर से सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में बता रही थी जो कि आप लोग के सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, उससे पहले मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो गैप फिलिंग से रिलेटेड हो सकता है। यू कैन सी हियर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के 4 मार्क्स का आएगा। आप लोग का गैप फिलिंग आ सकता है 4 मार्क्स में, एडिटिंग आ सकता है, या फिर पैसेज आ सकता है। ठीक है, यू कैन सी दिस, ऐसा पैसेज आ सकता है जिसके अंदर नीचे एक वर्ड बॉक्स दिया हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग का गैप फिलिंग आ सकता है। ओके, इस तरीके से आप लोग का एडिटिंग आ सकता है। ठीक है, गैप फिलिंग आप लोग को समझ आ ही गया होगा गैप फिलिंग में क्या करना है। एडिटिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो एडिटिंग में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ एडिटेड नहीं होता, मतलब उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग को इनकरेक्ट वर्ड और करेक्ट वर्ड दोनों लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तालाम इज सिचुएटेड इन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 फीट। ठीक है, तो तालाम इज सिचुएटेड इन द, ठीक है, तो आप लोग को एरर में लिखना है एन, और एन की जगह द आएगा। ठीक है, दैट इज तालाम इज सिचुएटेड इन द अल्टीट्यूड ऑफ। ठीक है, तो आप लोग को एरर में यहाँ पर लिखना है एन, एन, और करेक्शन में लिखना है द। ठीक है, एन की जगह द आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पैसेज आ सकता है, गैप फिलिंग, या फिर एडिटिंग। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग के पास या तो गैप फिलिंग आ जाएगा, या एडिटिंग आ जाएगी, या फिर कोई पैसेज आ जाएगा। ओके, गैप फिलिंग और पैसेज के बीच में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो गैप फिलिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग को ए पोजीशन भरनी है। ठीक है, ए पोजीशन भरने के आप लोग के पास 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आप लोग को कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके ऊपर लिखना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज गैप फिलिंग। वाइल एज पैसेज में क्या होगा, पैसेज में आप लोग के पास एक वर्ड बॉक्स होगा। ठीक है, उस वर्ड बॉक्स में से आप लोग को वर्ड्स जो हैं वो पूरे पैसेज में डालने हैं। ठीक है, जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी इन सब चीज़ों की, तब और डिटेल में बताऊंगी क्या ट्रिक्स होती हैं इनको अटेम्प्ट करने की। ओके, बट ये क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 मार्क्स का होता है। इसके अंदर गैप फिलिंग, पैसेज या फिर एडिटिंग में से कुछ भी आ सकता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट विल बी रिलेटेड टू दी डायलॉग राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 6 मार्क्स का होगा। डायलॉग राइटिंग क्या होती है, सिर्फ मैं अभी के लिए आप लोग को ये बता रही हूँ। कोई भी 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन को बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। ये आप लोग डायलॉग राइटिंग का बेसिक सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं। बाद में मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में कैसे डायलॉग राइटिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी आप लोग का 30 मार्क्स का होगा। दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन आप लोग का 30 मार्क्स का होगा। और आप लोग को 2 टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, दैट इज़ बी हाइव और मूवमेंट्स। ये आप लोग की 2 क्लास 9th की टेक्स्ट बुक्स हैं जिनसे आप लोग को स्टोरीज, पोएम्स ये सब पढ़नी है। तो मैं एक बार पैटर्न बता देती हूँ किस पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में आप लोग के ब्रॉडली 4 क्वेश्चन होंगे जिसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, ठीक है, दैट विल बी रिलेटेड टू अ पोइट्री,
प्ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोइट्री या फिर प्ले या फिर किसी भी चैप्टर में से कोई भी डायलॉग दे देंगे या फिर कोई भी 2-3 लाइन्स दे देंगे और उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 + 2 = 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के पास 7 क्वेश्चंस होंगे और उन 7 क्वेश्चन में से आप लोग को कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप लोग के 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोनों ही 8 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही पैटर्न पे होंगे, दैट इज़ दोनों में आप लोग को चॉइस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग के पास 2 क्वेश्चंस होंगे चॉइस में, उन 2 क्वेश्चन में से कोई भी आप लोग को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, 8 मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग को 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके अंदर से कोई भी एक आप लोग को अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स का, राइट। सो दैट इज़ इट। ये था आप लोग का पूरा इंग्लिश का सिलेबस अलॉन्ग विद दी पेपर फॉर्मेट। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम ये सिलेबस हम लोग कहाँ से निकालें। तो देखो, अगर आप लोग CBSE साइट पे जाओगे तो आप लोग को ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन कि मैम हमारे पास कोई प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी अगर आप लोग के पास कोई प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, अगर जिसके पास हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप लोग के पास नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाती हैं। बट व्हाट यू नीड टू डू कि आप लोग को अच्छे सोर्सेज से वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर आप लोग के पास अभी कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोग को फ्यूचर में बहुत सारे सोर्सेज बताऊंगी जहाँ से जाके आप लोग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यही था। मैं आप लोग को आज के लिए घर का काम ये दे रही हूँ कि आप लोग को सिर्फ क्या करना है, जो भी मैंने बताया, जो भी पूरा का पूरा मैंने पेपर का फॉर्मेट बताया, एक बार आप लोग को उस पेपर के फॉर्मेट को रिवाइज करना है। एक बार आप लोग को अपने दिमाग में बिठाना है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आज पूरा डिस्कस किया, गैप फिलिंग, अनसीन पैसेजेस, फैक्चुअल पैसेजेस, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस, डिस्कर्सिव पैसेजेस, इनफॉर्मल लेटर, स्टोरी राइटिंग, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ आप लोग को एक बार ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है जो भी मैंने आज की क्लास में आप लोग को बताई। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।